नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। आज शिवपुरी जिले के कोलारस और अशोकनगर जिले के मुंगावली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। मतगणना शुरू होने वाली है। सबसे पहले डाक मतपत्रों को गिना जाएगा। कोलारस में आईटीआई में मतगणना केंद्र बनाया गया है। 14 टेबलों पर करीब 23 राउंड में गणना होगी। इसके बाद ईवीएम में कैद हुए मतों की गणना होगी। वहीं मुंगावली विधानसभा की 264 पोलिंग की मतगणना 19 राउंड में संपन्न होगी, जिसके लिए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। मुंगावली में सीधा मुकाबला भाजपा की बाई साहब यादव और कांग्रेस के विजेंद्र सिंह यादव के बीच में है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच अब से कुछ ही देर में शुरू होगी मुंगावली और कोलारस विधानसभा उपचुनाव की मतगणना। सिंधिया वर्सेस शिवराज बने चुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें हैं। IBC 24 पर आप लगातार पल पल का अपडेट देख सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे आप तक पहुंचाएगा IBC 24। मुंगावली कोलारस विधानसभा उपचुनाव की तो सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और इसके बाद फिर ईवीएम से वोटों की गिनती होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के इन कड़े इंतजामों के बीच आज ये काउंटिंग होगी। सिंधिया वर्सेस शिवराज बने थे दोनों उपचुनाव, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। तो मुंगावली में सीधा मुकाबला भाजपा की भाई साहब यादव और कांग्रेस के विजेंद्र सिंह यादव के बीच है। तो आज शिवपुरी जिले के कोलारस और अशोकनगर जिले के मुंगावली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सबकी निगाहें इस पर टिकी है। चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, किस तरह से काउंटिंग को लेकर तैयारी है, क्या कुछ इस वक्त स्थिति है? देखिए, बिल्कुल अगर बात किया तो जिला मुख्यालय पर ये काउंटिंग अशोकनगर जिले में होनी है और अगर बात करें तो कोलारस और मुंगावली पर पूरे प्रदेश की निगाह बनी हुई है। खासकर अगर बात किया तो तैयारियां लगभग चुनाव आयोग की तरफ से काउंटिंग की पूरी कर ली गई है और एक अगर बात की जाए तो लगभग दोपहर 12-1 बजे तक जो परिणाम जो है वो बिल्कुल सबके सामने आ जाएंगे। और जिस तरीके से व्यवस्था की गई है खासकर ईवीएम मशीनों को लेकर, तो माना जा रहा है कि प्रशासन काफी ज्यादा मुस्तैद है इन व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि चुनाव परिणाम काफी ज्यादा मायने रखते हैं। कोलारस और मुंगावली के सत्ता का सेमीफाइनल पूरे प्रदेश के अंदर इनको माना जा रहा है। ऐसे में खासी सुरक्षा के इंतजाम रखे गए हैं चुनाव परिणाम आने के बाद में कि प्रत्याशी कोई जुलूस कम से कम जिला मुख्यालय से न निकाले, इस बात की हिदायत कम से कम प्रत्याशियों को प्रशासन की तरफ से दी गई है। पर लेकिन पूरे अगर चुनाव की बात की जाए तो जिस तरीके से ये चुनाव रहे हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शिवराज वर्सेस सिंधिया, जैसा कि आप बता रहे हो कि ये चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर निगाह बन के सबकी निगाह बनी है। भले ही ये प्रत्याशी कोई भी हो कांग्रेस बीजेपी की तरफ से, पर लेकिन आने वाले 2018 में मध्य प्रदेश का चेहरा कौन होगा, ये उपचुनाव उस मायने से काफी ज्यादा कुछ तय करके रखेंगे। अगर बात किया कोलारस के अंदर तो यहाँ पर देवेंद्र जैन और महेंद्र यादव, जो राम सिंह यादव जो विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे, जिनके निधन के बाद में सीट खाली हुई है, दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की साख दांव पर लगी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ पर प्रचार किया था, कांग्रेस की ओर से भी पूरा दमखम तमाम नेताओं ने दिखाया था। पर लेकिन उसके बावजूद भी केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में इस मुख्य मुकाबले को देखा जा रहा है। मुंगावली के अंदर भी दोनों नेताओं की मौजूदगी ने इस चुनाव को खास बना के रखा था। उपचुनाव पर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश की निगाह बनी हुई है, क्योंकि 2018 में कांग्रेस की ओर से क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया चेहरा होंगे, ये उपचुनाव जरूर तय करने वाले हैं। यहाँ पर बात किया तो लगभग पिछली बार जो मतदान का प्रतिशत था उसी के आसपास ये मतदान का प्रतिशत
रहा है जो 2013 के आसपास था। ऐसे में वोटिंग के बाद में असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बनी हुई है और आखिरी दौर में बीजेपी ने जिस तरीके से दमखम बनाया था वो कहीं ना कहीं मुकाबले में सामने नहीं रही। शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि कांग्रेस इस मुकाबले में काफी आगे है और बीजेपी कहीं ना कहीं इन उपचुनावों में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आखिरी के जो 3-4 दिन थे वहां पर जिस तरीके से प्रतिष्ठा बड़े नेताओं ने अपनी दांव पर लगाई थी और जनता के बीच में जाकर जिस तरीके से प्रचार किया था उस कैंपेन का बीजेपी को खासा फायदा देखने को मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का चूंकि ये गढ़ माना जाता है, कोलारस से मुगाबली ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से सांसद हैं, स्थानीय स्तर पर उनका यहाँ पर प्रभाव काफी ज्यादा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की बढ़त की उम्मीद इन उपचुनावों में जरूर कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि जब थोड़ी देर बाद जब रुझान सामने निकल कर आएंगे तो आखिर किसके पक्ष में ये पूरा मतदान जो चुनाव का जो परिणाम जाता है। लेकिन इन चुनाव परिणामों को लेकर अगर श्रवण बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और पूरे देश की निगाह बनी हुई है कि आखिर कोलारस मुगाबली की जनता क्या चाहती है, क्योंकि 2018 के स्पष्ट रूप से संकेत जो है वो ये चुनाव परिणाम जरूर देने वाले हैं। श्रवण, बिल्कुल सुधीर, जिस तरह से दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी थी और जो ये चुनाव है शिवराज वर्सेस सिंधिया तक आकर सिमट गई कि दोनों ही जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो पूरी तरह से इस चुनाव में वो अपनी पूरी ताकत के साथ उतरे। सुधीर, कितना कुछ मायने रखेगा, क्या कुछ मायने होंगे ये चुनाव परिणाम आज के? देखिए बिल्कुल श्रवण, अगर बात किया तो निश्चित तौर पर काफी मायने ये चुनाव परिणाम रखते हैं। खासकर अगर बीजेपी की लिहाज से बात किया है तो लगातार 14 साल से बीजेपी सत्ता में है और ऐसे में प्रदेश की जनता क्या बीजेपी को वापस बरकरार रखना चाहती है। शिवराज सिंह चौहान वो चेहरा है जो 12 साल से प्रदेश के अंदर शासन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे को लेकर भी एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि लगातार जिस तरीके से कर्मचारी नाराज है, किसान नाराज है, जनता के बीच में क्या उनकी जो पॉपुलरिटी है वो बरकरार है। ये चुनाव निश्चित तौर पर यह तय करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि जो है वो एक आम आदमी की छवि या फिर जो चेहरा प्रदेश के अंदर बीजेपी मानकर चलती थी वो चेहरा बरकरार है। और यही वजह थी कि तमाम दिग्गज नेताओं ने यहाँ पर प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश सरकार के जो मंत्री थे वो कोलारस मुगाबली के अंदर नजर आए थे और उसका असर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर इन परिणामों से देखने को मिलेगा। भले ही परिणाम चाहे जो हो, पर लेकिन मजबूत स्थिति जो है बीजेपी ने यहाँ पर अपनी दर्ज कराई थी कोलारस और मुगाबली के अंदर। आखिरी दौर में जिस तरीके से प्रचार रहा था, जिस तरीके से रणनीति रही थी, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त हासिल हुई थी और यही वजह थी कि आखिरी दौर में जब चुनाव प्रचार था वो केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच में सिमट कर रह गया था। सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगे थे और उसके बाद में सिंधिया को दूसरे विकास के दावों के अलावा ये कहना पड़ा था कि बाहर से जो लोग आए उनको 24 तारीख तक उनकी जो मतदान का दिन था उनकी खातिरी करें और उसके बाद उनकी विदाई करें। यानी कि इस बात का एहसास कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं को था कि ये चुनाव परिणाम जो है आने वाला भविष्य तय करने वाले और 2018 से पहले प्रदेश की तस्वीर क्या कुछ हो, निश्चित तौर पर इन चुनाव परिणामों के माध्यम से काफी हद तक वो तस्वीर भी सामने निकल कर आएगी। श्रवण, सुधीर, सेमीफाइनल के रूप में इस चुनाव को देखा जा रहा, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। सुधीर, आप हमारे साथ बने रहेगा। रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी नवीन का। नवीन, किस तरह से तैयारी है काउंटिंग को लेकर और ये जो चुनाव परिणाम जो आज निकल कर सामने आएंगे, क्या कुछ मायने इसके निकलेंगे? जनता का मूड क्या कुछ है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के दोनों ही जो उपचुनाव है कोलारस और मुंगावली वो सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। शिवराज सरकार का लिटमस टेस्ट इसको माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियों के दावे हैं कि चौंकाने वाले नतीजे कुछ देर में सामने आएंगे। हालांकि कांग्रेस कुछ ज्यादा ही मजबूत बता रही है अपने दावों को और कांग्रेस का साफ कहना है कि कम से कम 15 से 20 हजार का मार्जिन होगा जीत का। तो कांग्रेस की तरफ से तो श्योर है, कांग्रेस दोनों ही सीटें जीतने के लिए दावे हैं, चूंकि दोनों ही सीटें परंपरागत तौर पर कांग्रेस की रही है। हालांकि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पूरी ताकत आखिरी दिनों में लगाई है और लगभग 2 महीने तक कई सारे बड़े मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के विश्वस्त मंत्रियों ने वहां कैंप किया हुआ था। रामपाल सिंह, भूपेंद्र सिंह सरीखे बड़े मंत्री वहां पर महीनों तक कैंप किए हुए थे और वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनका भी दावा है, बीजेपी का भी दावा है कि वो अपने वोटर्स को साधने में बड़े कामयाब हुए हैं। लेकिन बीजेपी के कई सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जो बड़ा एक गड्ढा था इससे पहले के जो नतीजे आए थे पिछले 2013 के चुनाव में, जो 20 से 25 हजार का मार्जिन था, उसको काफी हद तक कम करने में बीजेपी कामयाब हुई है। हालांकि जो बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, उनका तो साफ तौर पर कहना है कि जीत दोनों ही सीटों पर बीजेपी की होगी। लेकिन एक अलग धड़ा भी ये मान रहा है कि मुंगावली में काफी फाइट होगी, काफी टफ फाइट होगी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ये कहा जा सकता है कि 50-50 का मुकाबला मुंगावली में होगा।
और अगर कोलारस की बात करें तो कोलारस में कांग्रेस के दावे ज़्यादा मजबूत हैं। कांग्रेस का कहना है कि हमारा प्रत्याशी जीतेगा, और चूंकि दोनों ही क्षेत्र ग्वालियर चंबल में आते हैं, दोनों ही विधानसभा सीटें ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आती हैं, और यहाँ के ग्वालियर चंबल के एकमात्र बड़े नेता के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सांसद देखे जाते हैं। और सिंधिया ने पूरी ताकत लगा रखी थी, लगभग एक महीने सवा महीने उन्होंने धुआंधार प्रचार किया है, रोड शो किए हैं। जितने 2013 के चुनाव में उन्होंने रोड शो, सभाएं और जनसंपर्क नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा पूरी ताकत इन दोनों ही उपचुनाव में लगाई है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं या संगठन की अगर बात करें हैं तो उनके दावे हैं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों ही सीटें कांग्रेस के ही खाते में आएंगी। और कांग्रेस चूंकि इसके पहले भी जीतती रही है इन दोनों सीटों पर, महेंद्र सिंह कालू खेड़ा सरीखे बड़े नेता दिग्गज यहाँ से मुंगावली से जीतते रहे हैं, तो जाहिर है दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में आएगी। जी नवीन, तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का यहां पर दावा किया है। स्थिति क्या कुछ होगी वो धीरे धीरे करके स्पष्ट हो जाएगी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सुधीर का। सुधीर, कितने देर में रुझाने मिलने शुरू हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो मतगणना लगभग शुरू हो चुकी है, और 10 बजे तक स्थिति काफी कुछ हद तक स्पष्ट हो जाएगी। रुझानों की अगर बात की जाए तो शुरुआती रुझान भले ही कुछ भी कहे पर, लेकिन 10 बजे के बाद में जो स्थिति है वो बिल्कुल काफी हद तक उपचुनाव को लेकर बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक बात और श्रवण करें कि जिस तरीके से प्रचार कोलारस और मुंगावली के अंदर देखने को मिला था, उसमें एक बात बिल्कुल सामने निकल कर आई थी कि प्रदेश सरकार की ओर से, चूंकि कांग्रेस का ये गढ़ था, ऐसे में बीजेपी की ओर से भरसक प्रयास किया गया था, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो एक कमिटमेंट वहां किया, जिस तरीके से घोषणा वहां पर लगातार हुई, और 200 करोड़ से ज्यादा के जो घोषणाएं सीएम ने की थी, उन कामों को कराने के लिए 5 महीने का समय मांगा था। इसका एक बड़ा इंपैक्ट कम से कम क्षेत्रीय जनता पर पड़ा था, और उसको लेकर एक चर्चा जरूर निकल कर आई कि अगर कांग्रेस का ये गढ़ 5 महीने अगर दिए जाते हैं, क्षेत्र में अगर विकास होता है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा क्षेत्र की जनता को मिलेगा। और देखना होगा कि इस प्रचार के दौरान जो कैंपेन रहा बीजेपी का, उसका सकारात्मक कितना लाभ मिलता है। पर लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूरे प्रदेश की निगाह उनके ऊपर लगी है। कांग्रेस की ओर से भले ही चेहरा घोषित न किया गया हो आने वाले समय पर मुख्यमंत्री के संभावित चेहरे के तौर पर, लेकिन प्रदेश की जनता ये मान के चल रही है कि आने वाला जो समय है कांग्रेस में, अगर खास बात किया है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वो चेहरा हो सकते हैं जो कि प्रदेश में कांग्रेस की ओर से कमान संभाले है। आला कमान ने भले ये स्थिति स्पष्ट न की, और यही वजह थी कि कांग्रेस की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस स्तर पर जाकर ये चुनाव लड़ा कि जैसे निजी तौर पर उनका ये व्यक्तिगत चुनाव हो। प्रत्याशियों को लेकर जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई थी, हमने देखा था कि बीजेपी के केपी सिंह जो संभावित उम्मीदवार वहां से उस समय थे, उनको किस तरीके से तोड़। सुधीर, आपके पास एक बार फिर से आपके पास एक बार लौटेंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता संतोष शर्मा का। मुंगावली से हमारे साथ संतोष शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, किस तरह से यहां पर काउंटिंग को लेकर तैयारी की गई है? कितनी देर में रुझाने मिलने शुरू हो जाएंगे यहां से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, काउंटिंग को लेकर प्रशासन और पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस को यहाँ पर खड़ा किया गया है। काफी मात्रा में फोर्स को यहाँ पर लगाया गया है। पूरे रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। और रुझानों की अगर अपन बात करें तो 8 बज गए हैं। काउंटिंग के लिए पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम से बाहर लाया जा रहा है। मतपत्रों की गणना पहले की जाएगी। करीब 1 घंटे में ये रुझान मिलना, ये अपने को इस क्षेत्र के उपचुनावों को लेकर शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल संतोष, यदि इस पूरे चुनाव को देखा जाए तो शिवराज वर्सेस सिंधिया ये चुनाव कुल मिलाकर रह गया। दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी, अपनी अपनी जीत का दावा दोनों ही पार्टियों ने यहां पर किया है। कांग्रेस की बात करें तो कई ऐसे मुद्दे कांग्रेस के पास, बड़े मुद्दे थे कांग्रेस के पास में। क्या लगता है कि कांग्रेस इन मुद्दों को भुना पाएगी? चलिए, लगता है कि हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। रुक कर लेते हैं नवीन का। नवीन, यही सवाल आपसे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी जीत का दावा किया है, पूरी ताकत दोनों पार्टियों ने झोंक दिया। कांग्रेस की बात करें तो कई बड़े मुद्दे थे कांग्रेस के पास में। क्या लगता है कि कांग्रेस इन मुद्दों को भुना पाएगी?
देखिए बिल्कुल मुंगावली और कोलारस में दोनों ही जगह चूंकि कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी हुए थे 2013 के चुनाव में और कांग्रेस के ही विधायक थे और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारे स्थानीय मुद्दे हैं। अगर सीवेज की बात करें, पानी की बात करें, सबसे बड़ी समस्या वहां पर पानी की किल्लत की है। तो ये सारे मुद्दे थे। हालांकि जो स्थानीय वोटर हैं उनकी शिकायत अपने विधायक से भी थी, लेकिन बार बार विधायक ये बताकर वोटर्स को साधने में कामयाब रहे कि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, लिहाजा उस तरीके से उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, जो वो काम कर सकते हैं वो फंड नहीं मिल पाता, वो बजट नहीं मिल पाता, इस वजह से वो सारे काम करने में कांग्रेस के विधायक चूक जाते हैं। तो ये बताने में काफी हद तक कांग्रेस कामयाब रही है और चूंकि ग्वालियर चंबल के एकमात्र बड़े नेता के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जाने जाते हैं और सांसद ने यह भी दावा किया है, वहां जाकर अपने वोटर्स को बताया है कि उन्होंने किस तरीके से सड़कों का नेटवर्क बिछाया है और गांव-गांव से हाईवेज को जोड़ा है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं, अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, अपनी उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई हैं और इस बीच में कई सारे ऐसे बीजेपी सरकार के मंत्रियों के जो बयान हैं वो सरकार पर भारी पड़ गए। जैसे माया सिंह ने वहां पर एक जाके बयान दिया और इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं उन लोगों ने कुछ ऐसे बयान दिए वहां मुंगावली और कोलारस उपचुनाव में जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया। कांग्रेस ने उनके बयानों को भी कोशिश की कि जिस तरीके से वोटर्स को धमकाया गया कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा तो घर नहीं बनेगा, हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, चूल्हा पानी बंद कर दिया जाएगा, इस तरीके की जो धमकियां थी ये सारी बातें भी कांग्रेस ने कैश कराने की कोशिश की और काफी हद तक यही देखना होगा कि कांग्रेस के पास कई बड़े मुद्दे थे और कांग्रेस के इन मुद्दों को बुना पाती। यानी आप दोनों हमारे साथ बने रहेगा। कोलारस से हमारे साथ वीरेंद्र राठौर फोन लाइन से हमारे साथ सीधे जुड़ना है, उनसे बात कर लेते हैं। वीरेंद्र, काउंटिंग को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल जी, डाक पत्रों की काउंटिंग चालू हुई है और उसका थोड़ी देर बाद रुझान आ जाएगा किसके पक्ष में कितने वोट डले हैं। उसके बाद में ईवीएम की काउंटिंग चालू होगी जी, थोड़ी देर में ईवीएम की काउंटिंग चालू होने के बाद में रुझान आने चालू हो जाएंगे। जी वीरेंद्र, किस तरह का यहाँ पर माहौल है? दोनों पार्टियों ने अपनी जीत का दावा किया है, क्या लगता है जनता का मूड किस ओर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, अभी यह कह पाने वाला मुश्किल है कि जनता का मूड किस ओर है, क्योंकि अभी रुझान नहीं आया है और दोनों ही प्रत्याशियों को मुकाबला टक्कर का रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित उनकी पूरी कैबिनेट में दम झोंक दिया, वहीं दूसरी तरफ कोलारस जो क्षेत्र है वह सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का लोकसभा क्षेत्र का गढ़ माना जाता है और सांसद सिंधिया ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जी चलिए वीरेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर भी हमारे साथ जुड़े। नवीन, आप सभी नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में आज पेश होने वाले बजट की। तो आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश होगा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री जयंत मलैया विधानसभा में बजट पेश करेंगे। इस सरकार का ये आखिरी बजट है। वही वित्त मंत्री जयंत मलैया का ये 5वां बजट है। चुनावी साल में पेश होने वाले इस बजट को चुनावी बजट माना जा रहा है। बजट करीब 2 लाख करोड़ का होगा। शिवराज सरकार के इस बजट से जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन बजट में किसान, कर्मचारी, महिला सुरक्षा और छात्रों को सौगात मिल सकती है। जीएसटी लगने के बाद प्रदेश सरकार के हाथ में बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन लिकर, तंबाकू उत्पाद और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम ज्यादा हो सकती है। तो मध्य प्रदेश सरकार का आज बजट पेश होगा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री जयंत मलैया आज विधानसभा में बजट पेश करेंगे। सरकार का ये आखिरी बजट है। वही वित्त मंत्री जयंत मलैया का ये 5वां बजट है। चुनावी साल में पेश होने वाले इस बजट को चुनावी बजट माना जा रहा है। करीब 2 लाख करोड़ का यह बजट होगा। शिवराज सरकार के इस बजट से जनता को बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन बजट में किसान, कर्मचारी, महिला सुरक्षा और छात्रों को सौगात मिल सकती है। जीएसटी लगने के बाद प्रदेश सरकार के हाथ में बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन लिकर, तंबाकू उत्पाद और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम ज्यादा हो सकती है। तो इस पर भी सभी की निगाहें हैं। ठीक 11 बजे वित्त मंत्री जयंत मलैया विधानसभा में बजट पेश करेंगे। लोगों को कई उम्मीदें हैं इस बजट से। इस सरकार का ये आखिरी बजट है। वही वित्त मंत्री जयंत मलैया का ये 5वां बजट है।
करीब 2 लाख करोड़ का ये बजट होगा। किसान, कर्मचारी, महिलाओं और छात्रों को एक बड़ी सौगात इस बजट से मिल सकती है। वित्त मंत्री जयंत मलैया 5वीं बार बजट पेश करेंगे। तो विधानसभा में वित्त मंत्री जयंत मलैया आज बजट पेश करेंगे। ठीक 11 बजे वित्त मंत्री जयंत मलैया बजट पेश करेंगे। सरकार का ये 5वां बजट होगा। वहीं वित्त मंत्री जयंत मलैया का ये सरकार का ये आखिरी बजट है। वहीं वित्त मंत्री जयंत मलैया का ये 5वां बजट होगा। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़े हैं। सुधीर, आज ठीक 11 बजे वित्त मंत्री जयंत मलैया बजट पेश करेंगे। क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए बिल्कुल श्रवण, अगर बात किया तो चुनावी साल है, ऐसे में कहीं ना कहीं चुनावी बजट रहने की उम्मीद जताई जा रही है। रियायत सरकार के पास में कम है। जिस तरीके से जीएसटी केंद्र सरकार ने लागू किया था, उसके बाद में प्रदेश सरकार में रियायत देने के लिए काफी ज्यादा कम गुंजाइश बचती है। हालांकि पेट्रोलियम पदार्थ जो है उन पर सरकार रियायत दे सकती थी, पर लेकिन जिस तरीके से प्रदेश सरकार के खजाने की स्थिति है, इस पूरे मामले में रियायत की उम्मीद प्रदेश सरकार से कम की जानी चाहिए। पर लेकिन सौगातों की अगर बात किया है तो निश्चित तौर पर हर तबके को सौगात देने की कोशिश कम से कम इस बजट में प्रदेश सरकार की रहेगी। खासकर अगर बात करें तो किसानों को कहीं ना कहीं सरकार ने फोकस किया। और वित्त मंत्री जयंत मलैया से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि किसान, युवा, महिला, इसके अलावा जो बात करें प्रदेश सरकार के जो कर्मचारी है, उनको कहीं ना कहीं सौगात देने का काम इस बजट में किया जाएगा। और देखना होगा कि प्रदेश सरकार किस हद तक इस वर्ग को साधने की कोशिश करती है। 2 लाख करोड़ से ऊपर का ये पूरा बजट रहेगा, जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ी जो एक बात है वो किसानों को खुश करने के लिए प्रदेश सरकार आज अपना खजाना खोल सकती है, भले ही उसके लिए दूसरे मदों में कटौती की जाए। इसके अलावा प्रदेश सरकार 1 लाख से ज्यादा नौकरियां चुनावी साल में युवाओं को देने वाली है। कम से कम इस तबके की नाराजगी दूर की जाए। और कर्मचारी जो लगातार प्रदेश के अंदर आंदोलन कर रहे थे, खासकर 6 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो नियमितीकरण के साथ में स्थायी नौकरी की मांग प्रदेश सरकार से कर रहे हैं। 6वें वेतनमान की मांग उनके द्वारा की जा रही है। 7वां वेतनमान तो जो स्थायी कर्मचारी उनके द्वारा कई कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिला है, उनके द्वारा मांग की जा रही है। तो ऐसे में इस बजट के अंदर उन तमाम जो एक प्रदेश सरकार की जो घोषणा है उनकी झलक देखने को मिलेगी। चूंकि चुनावी साल है, ऐसे में सरकार की ये कोशिश यही रहेगी कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई है, कम से कम उन घोषणाओं को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और बजट में उन चीजों का प्रावधान किया जाए। तो किसान इस बजट में फोकस में रहने वाला है और देखना होगा किसानों को लेकर प्रदेश सरकार इस बजट में क्या कुछ और ऐलान करने वाली है। देखना होगा कि क्या कुछ सरकार इस बजट के माध्यम से आम जनता को राहत दे पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।